तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह हम लोग क्वेश्चन को इसका उत्तर देंगे, ठीक है। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी लघुत्तरीय प्रश्न का मैं बोल रहा हूँ। और ये जो ज्योग्राफी का होता है ना, ये 20 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी कि लघुत्तरीय। और प्रत्येक सब्जेक्टिव का जो नंबर होता है वो 2 नंबर का होता है। तो ये क्लास 12 का ज्योग्राफी का आज हम लोग इसका बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम में जिस तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है बिल्कुल उसी टाइप से लेके आए हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बाह्य स्रोतीकरण क्या है? तो थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाह्य स्रोतीकरण क्या है? कार्य दक्षता सुधारने तथा लागतों को घटाने के लिए उद्देश्य से किसी बहाने अभिकरण को, जैसे कि किसी को कार्य सौंपना, जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है किसी कार्य या उसे ठेके पर देना, और बाह्य स्रोत कहलाता है। यानी कि किसी को ठेका पे देना या उसको काम सौंपना, उसे क्या कहलाता है? स्रोती मतलब बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है, ठीक है? चाहिए। तो इसको बाह्य स्रोतन कहलाता है। और देखिए इसको और भी देखिए इसमें, और यह आर्थिक क्रियाओं संबंधित एक नई मतलब प्रवृत्ति जिसके अंतर्गत लागतों को घटाने और दक्षता को बढ़ाने के लिए किसी भी बाह्य अभिकरण या और एजेंसियों को कार्य सौंपा जाता है। और बाह्य मुख्यतः प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर, और कई बार और भी विनिर्माण और अभी यात्रियों के लिए भी किया जाता है। ध्यान देने योग्य की और बाह्य स्रोतन उन देशों की और की जाती है जहां जीवन यापन की लागत कम होती है और कुशल श्रमिक स्तर और परिश्रमिक पर मिल जाते हैं। तो इसको कहा जाता है, ठीक है। बस मेन वही था, जिसको ठेका देना या किसी को काम सौंपना। जैसे किसी में कुछ डिटेल है और कॉल सेंटर वगैरह ये सब जो आपको मैंने बताया, तो आपको इसको याद रखना। चलिए, और इसमें 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सड़क परिवहन तथा किन्हीं 2 समस्या का उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन की किन्हीं 2 समस्या का उल्लेख कीजिए। देखिए पहला, दुर्घटना का भय हमेशा ना बना रहना। दुर्घटना तो बना रहेगा ना, हमेशा गाड़ी चलने के बाद बना रहता है। दुर्घटना का भय हमेशा बना रहना। दूसरा, सड़क का गुणवत्ता पूर्ण रहने का कारण वर्षा के दिनों में जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वाहन चलाने की काफ़ी परेशानी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जो आपको लिख देना है। आपको समझ में आ गया होगा, ये सब चीज़ आपको बताना क्या है इसमें। जन्म दर क्या है? देखिए प्रजननता का संबंध किसी महिला अथवा महिलाओं के समूह द्वारा सजीव जन्मों बच्चों की संख्या से होता है। और बेर्नाटे और बेंजामिन ने प्रजनन की व्याख्या इस प्रकार की है, प्रजननता उस दर का मापन है जिसकी तरह कोई जनसंख्या जन्मों द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करती है। और किसी मानवीय समूह को एक मानव समूह में हुई सजीवों का जन्म तथा संख्या के मध्य को अनुपात होता है, उस अनुपात को जन्म दर कहते हैं। समस्या रूप से जैसे अगर आप समझिए, तो इसमें देखिए रूप से जन्म दर की गणना 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म बच्चों की संख्या की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रजननता व जन्म दर है एक दूसरे से और घनिष्ठता से जुड़े हैं। वस्तुतः प्रजननता बच्चों की वास्तविक जन्मों में संबंधित है, जबकि जन्म दर प्रजननता का वास्तविक मापन होता है। और जन्म दर के मापन की अनेक विधियों की जिसमें और क्या बोलते हैं, अशुद्ध जन्म दर है, ठीक है, प्रमुख है। मतलब इसमें सबसे मेन होगा ये अशुद्ध, जिसको ना जनगणना जो देखते हैं प्रजननता, तो उसमें सबसे मेन हो गया। इसी को विधि सबसे पहले पॉपुलर है, तो इसको क्या बोलते हैं, अशोधित, ठीक है। इसको ही सबसे पहले पॉपुलर है, सबसे पहले नहीं, पॉपुलर इसको ही माना जाता है। तो ठीक है, आपको याद आ गया होगा। चलिए, और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक क्या है? देखिए अपकर्ष कारक प्रवाह के अपकर्ष कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विभिन्न लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नगरों में उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं अन्य व्यवसायों मतलब आजीविका के अनेक समुचित साधन उपलब्ध होने के साथ साथ और आधुनिक और सुविधाएं जैसे काम और पर्याप्त अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि पर्याप्त उपलब्ध है। और यह रहती है, और इसलिए लोग गाँव को छोड़कर शहर में चुंबक की तरह भरते जाते हैं। यानी कि वहाँ सब चीज़ मिलता है, मनोरंजन वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वहाँ मिल जाता है शहर में। और गाँव में थोड़ा कम होता है उपलब्धि, इसीलिए वहाँ चुंबक की तरह खींचे चला जाते हैं।
इसमें मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है, अगर आपको समझ में न आए तो मतलब जहाँ ऐसी चीज़ होंगी जहाँ की हर चीज़ का सुविधा होगा तो लोग वहीं पर जाएगा ना, तो बस यही हो गया अपकर्ष कारक, यानी ऐसे कोई काम कीजिए जो आपके पास आएंगे। चलिए आगे बोला जा रहा है 7 नंबर में कि सतत पोषकता मतलब सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है बर्लेटन रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास के अभिप्राय विभिन्न है, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना और समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करके यह मतलब है सतत पोषकीय विकास का अर्थ है विकास को चलते रहना, और मतलब विकास को चलते रहना। और क्या बोला जा रहा है इसमें, यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय एवं वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की और सामान्य गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से बल देता है। तो ये हो गया सतत पोषीय विकास। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों का नाम बताएं। भारत के कुछ प्रमुख आयात का मतलब उत्पादों का नाम बताएं। देखिए तो आपको लिख देना निम्नलिखित। 1 नंबर में हो जाएगा पेट्रोलियम, 2 नंबर में हो जाएगा खाद्य तेल, 3 नंबर में हो जाएगा परिवहन, और 4 नंबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लास्टिक उत्पादन, 5 नंबर में हो जाएगा क्या मतलब उर्वरक, ठीक है, और 6 नंबर में हो जाएगा मोती, 7 नंबर में हो जाएगा क्या अलोह धातु, और क्या बोलते हैं 8 नंबर में हो जाएगा क्या फर्म उत्पाद, ठीक है। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या सवारी पत्तन क्या है। तो कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए सवारी पत्तन को अगर मैं समझूँ तो ऐसे आपको बता सकता हूँ, जैसे वह नदी तट या समुद्री तट जहाँ पर सवारी के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध रहती है उसे सवारी पत्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समुद्र है वहाँ पर उसके सवारी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है तो उसे क्या बोलेंगे सवारी पत्तन कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और इसका उदाहरण जैसे इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे सवेज नहर और उत्सा मासा और अंतरी दक्षिण महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, तो ये सब इसका कुछ उदाहरण है। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसको आपको इस टाइप से लिखना है। 1 नंबर में लिख देना है क्या प्रवस्था, यानी कि क नंबर में लिख देना आपको क्या उच्च जन्म दर मतलब उच्च व मृत्यु दर, इसमें आपको इसके बारे में लिखना है। देखिए वर्ष 1901 से 1921 तक ऋणात्मक अवधि में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर मतलब अति निम्न यानी बहुत ही कम रहा इस अवधि में। और 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि अनुभव की गई थी। भारतीय जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही, यानी कि उच्च रही, जिसके कारण क्या हो गया जनसंख्या में वृद्धि दर निम्न बनी रही। यानी इसमें हो गया जनसंख्या वृद्धि दर निम्न रही यानी कम, यानी बोला जा रहा है ना जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही, यानी कि ज़्यादा मरने लगा और पैदा भी ज़्यादा होने लगा, तो कम होगा ही, यानी कि दोनों चीज़ कम हो गया। चलिए 2 नंबर में हो जाएगा क्या प्रवस्था, यानी ख नंबर में लिख देना आपको। इसमें लिखना है क्या उच्च जन्म और दर व घटती हुई मृत्यु दर, तो इसके बारे में लिखना है आपको। तो आपको लिखना है ऐसे कि मतलब कि वर्ष 1921 से 1931 की अवधि में जनसंख्या के तहत वृद्धि की अवधि रूप में जाना जाता है। उक्त अवधि में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं हुई और व्यापक सुधारों के कारण मृत्यु दर में गिरावट आ गई। यानी मृत्यु दर में क्या हो गया, यानी सुधार जो है चिकित्सा जब ज़्यादा कुछ डॉक्टर सब वगैरह इसमें हॉस्पिटल में काम करें तो कम होगा ही ना, तो गिरावट आ गई। अनुभव की गई कि उच्च जन्म दर की वह घटती हुई दर के कारण पिछली प्रवस्था की तुलना में इस प्रवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो गई है। और 3 नंबर में लिखना क्या प्रवस्था ग नंबर में उच्च जन्म दर तथा तेजी से घटती हुई मृत्यु दर इसमें बताना है। देखिए वर्ष 1951 से 1981 के दशक में अवधि को भारत में जनसंख्या और विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। उस अवधि की जन्म दर उच्च रही है लेकिन मृत्यु दर तीव्र ह्रास हो, यानी मृत्यु दर जो है बहुत ही कम हो गया। अनुभव किया गया कि जिसके कारण देश की जनसंख्या औसत वार्षिक यानी 2.2% तक ऊंची रही, यानी कि ज़्यादा हो गया। और मृत्यु दर की तीव्र गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था का मतलब इसका कारण ये था जीवन स्तर सुधार तथा चिकित्सा सुविधाएं और व्यापक व आधुनिक होना भी चाहिए। और बोला जा रहा है इसमें क्या 4 नंबर में लेना है प्रवस्था घ नंबर में, इसमें बोला जा रहा है घटती जन्म दर व घटती मृत्यु दर, इसमें बताना है आपको। तो देखिए 1981 से 2011 के मध्य
अवधि में यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि दरों के उच्च रही, लेकिन उसमें धीमी गति की गिरावट भी अनुभव की गई कि जिसके उक्त अवधि में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों के लिए जनसंख्या घटती जन्म दर और उत्तरदायी माना गया है। और उक्त अवधि भारत में विभाग के समय औसत वृद्धि जीवन गुणवत्ता में सुधार तथा महिलाओं की साक्षरता का कार्य किया। मतलब इसमें भी साक्षरता करा और महिला में जो गुणवत्ता जो शादी विवाह उसमें भी थोड़ा रोक लगा गया कि कम उम्र में शादी नहीं कर सकते, ज़्यादा उम्र में। तो ये सब के कारण कुछ इसमें सुधार आया। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, सामूहिक कृषि कैसी की जाती है। सामूहिक कृषि कैसी की जाती है। देखिए सामूहिक कृषि 1917 की रूसी क्रांति के उपरांत और पोलैंड, ठीक है पोलैंड, तो इसमें बोला जा रहा है चेकोस्लोवाकिया बोला है। इसमें बोला जा रहा है कि अब अलग हुए और गणराज्य और बुल्गारिया और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों की सामूहिक कृषि की और शुरुआत हुई और इनमें विभिन्न क्षेत्रों में खेती की प्रबंध और क्या बोलते समितियां होती है। इनका मुख्य प्रबंधन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वस्तु 2 प्रकार के फर्म बनाए जाते हैं और कृषि भूमि के किसानों, पशुओं या और मेहनतकशों के छोटे-छोटे समूह को मिलाकर सामूहिक फर्म बनाए गए हैं। और सैद्धांतिक क्या बोला जा रहा है, सैद्धांतिक यब से प्रबंध और मालिक किसान रही है, परंतु व्यापार मतलब योजना या नीति निर्धारण पर सरकार का नियंत्रण है। ऐसे फर्म स्थानीय भाषा में और क्या कहते हैं, ऐसे मतलब कोल खोज कहते हैं, ठीक है कोल खोज कहते हैं। और बेकार बंजर भूमि और किसानों की भूमि मिलाकर सरकार फर्म और स्व खोज बनाए गए हैं और इसके कर्मचारियों का प्रबंधों का नियुक्त सरकार द्वारा होती है। और वैज्ञानिक विधियों से क्या बोला जा रहा है, विधियों से भूमि सुधार करने का प्राय इसमें नकदी खेती की जाती है, जैसे कपास, तंबाकू, फल इत्यादि खेती के साथ ही गेहूँ, मक्का और राई और आलू उत्पादित होते हैं। और यहाँ तक कि और वन रोपण और पशुपालन के कार्य भी होते हैं। और फर्म बहुत ही बड़े होते हैं और बेकार मजदूरों से इनमें विभिन्न कार्य कराया जाता है। उनकी रोजगारी की समस्या दूर की जाती है। और इन फर्मों के साथ छोटे-छोटे निजी फर्म भी होते हैं और जिनमें फसल उत्पाद या पशु उत्पादन, व्यक्तिगत खर्च और अतिरिक्त स्थानीय बाजार बेचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसमें। चलिए 12 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं। औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं। देखिए भारत में औद्योगिक का वितरण आसमान मिलता है, मतलब आसमान मिलता है। देश में उद्योगों का संकेंद्रण या समूहन, ठीक है क्या बोला समूहन। और प्रदेशों में कुछ विशिष्ट स्थानों देखने को मिलता है, क्योंकि उन विशिष्ट और प्रदेशों या स्थानों पर उद्योगों का समूहन और संकेंद्रण के लिए अनुकूल स्थानीयकरण कारकों की सुविधाएं उपलब्ध होती है। ऐसी प्रदेशों जिनका स्थानीयकरण सुविधाओं के कारण उद्योगों का विकास व्यापक रूप से होता है तथा अधिक तेजी से होता है, और औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो ठीक है, चलिए। और 13 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत का 4 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए 2017 से 2018 में भारत में 158.7 हजार टन माइका उत्पादित किया गया है। और देश के कुल माइका उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रतिशत योगदान कितना 96 रहा है, और राजस्थान योगदान में 4% रहा है मात्र। चलिए और बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य के और लेल्लोर जिले का सर्वोत्तम प्रकार का माइका खनन किया जाता है। राजस्थान राज्य का अभ्रक पेटी लगभग 320 किमी लंबाई जयपुर से मिलवाड़ा तथा उदयपुर के समीप प्रसारित मिलता है। चलिए और बोला जा रहा है इसमें क्या,
झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला माइका निचले और हजारीबाग पठार और 150 किमी लंबा और 22 किमी चौड़ी पट्टी, ठीक है, पट्टी में मिलता है। और कर्नाटक और मैसूर व हासन जिले की तमिलनाडु में और कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली और मुंगेर तथा और कन्याकुमारी जिले महाराष्ट्र में और रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल में और पुरुलिया और बांकुरा, ठीक है, बांकुरा जिले में भी अभ्रक की जमाव मिलते हैं। तो ये था इसमें कुछ जो आपको जगह का नाम याद रखना है आपको। चलिए और देखते हैं 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि मेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। मेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। तो देखिए इसमें पेट्रोल रासायनिक उद्योग का कच्चा माल, असंगठित पेट्रोल और खनिज होता है, और प्लास्टिक पॉलिएस्टर यानी कि देशों की निर्मित क्या बोला जा रहा है संक्रिय और श्रृंखला संतु की तथा रबर इस प्रकार उद्योग किया जाता है। मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, तो इसी प्रकार आपको आंसर देना है कि मेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेस तथा और कृत्रिम रबर इस उद्योग के प्रमुख उत्पाद हैं। चलिए आगे बोला जा रहा है 15 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के बीच अंतर स्पष्ट करिए। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में निकलकर दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य चला जाता है तो उसे राष्ट्रीय प्रवाह कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाकर आवागमन करता है यानी आना जाना करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह कहते हैं। सिंपल से आंसर है, कोई ज़्यादा भारी नहीं इसमें। चलिए 16 में बोला जा रहा है क्या, अधिवास क्या है, इसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो मतलब कि आवास मानव मूल का आवश्यकताओं में एक ऐसी मानव जिस स्थानों का अपने आश्रम के लिए चुने जाते हैं और वहाँ जिन मकानों घरों या झोपड़ियों आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है। और अथवा एक स्थान जो साधारणतः अस्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानवीय अधिवास कहते हैं, जिसे कहते हैं बस्ती कहा जाता है। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। देखिए स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, यह पिरामिड उन विकसित देशों में लिंग रचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होता है। और पिरामिड, ठीक है, क्या एक सेकेंड, तो इसमें बोला जा रहा है परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है और पिरामिड उसे घंटे में आकार देते हैं, ठीक है, पिरामिड घंटी के आकार देते हैं। चलिए तो जैसे कि एक वायु वाला होता है जो शीर्ष के और शुंडाकार होता है, यानी कि एक सेकंड इसमें आपको एक सेकंड में बता दूं, ये 18 नंबर इसका आंसर नहीं है। अगर आप देखेंगे 18 नंबर में तो इसमें आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि साक्षरता किसे कहते हैं, यानी कि न्यूनतम स्तर साक्षरता किसे कहलाता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना, सामान्यतः लिखने पढ़ने का कला को न्यूनतम स्तर का साक्षरता कहलाता है, मतलब पढ़ा लिखा कहलाता है। और विश्व विभिन्न देशों में साक्षरता का परिभाषा मतलब अंतर देखने को मिलता है। विश्व के कुछ देशों में लिखने पढ़ने का तथा और गणना करने का क्षमता को साक्षरता मतलब मापदंड माना जाता है, और जबकि विश्व के कुछ विकसित देशों में ऐसे ही जहां प्राथमिक अथवा और क्या बोला जा रहा है माध्यमिक स्तर तथा शिक्षा प्राप्त करने का साक्षरता का और मापदंड माना जाता है। और विश्व के कुछ देशों ऐसे भी जहां जिसके मौखिक और वार्तालाप है, क्या बोले वार्तालाप की क्षमता लिखने व और गणितीय गणनाओं का हल करने की क्षमताओं को साक्षरताकार घोषित मतलब द्योतक माना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है और नहीं लिख सकता है उसे असाक्षरताकार कहते हैं, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको क्या मतलब अशिक्षा कहेंगे, यानी कि असाक्षरकार, ठीक है। चलिए और 19 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, वेंदो समाज में वनों को क्या कहते हैं। वेंदो समाज में वनों को क्या कहते हैं। तो वेंदो समाज में वनों को क्या बोले अबुझ मार कहते हैं। क्या कहते हैं, अबुझ मार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो आएंगे ही। चलिए
20 नंबर में आखिरी नंबर में बोला जा रहा है क्या, जैव तकनीकी से आप क्या समझते हैं, जैव तकनीकी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी और जैव तकनीकी को वह विषय है जो अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा को तरीके से जीवों को और जीवन तत्वों से संबंधित अध्ययन और समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग करता है। उसे रसायन अभियांत्रिक, रसायन शास्त्र या जीव किसान की संबंधित माना जाता है। तो ये था कुछ आज का वीडियो, जो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।